नमस्कार मित्रों, कैसे हो सभी लोग। आप सभी लोगों का दर्पण क्लासेज करौली में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आप लोग जनरल साइंस इस क्लास में पढ़ेंगे। जनरल साइंस में हम लोग पढ़ रहे थे पाचन तंत्र, और जो पाचन तंत्र है, इस पाचन तंत्र में हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था, मुखवा तक पहुंच गए थे। मुखवा में कुछ चीजें हम लोगों ने पढ़ी कि मुखवा में कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं। जो मुखवा है आपकी पाचन तंत्र है, इस पाचन तंत्र का भाग है आहार नाल। इस आहार नाल का भाग क्या हो गया आपकी मुखवा। मुखवा, इस मुखवा के अंदर यदि देखा जाए, पाचन तंत्र में पाचक ग्रंथि आहार नाल होती है। आहार नाल का एक भाग है मुखवा। इस मुखवा में मैंने आपको बताया था कि एक तो दांत होंगे, जिसको आप लोग पढ़ चुके हो पिछली क्लास में। जिन लोगों ने पिछली क्लास नहीं देखी है वो पिछली क्लास देखें आपके। एक तो क्या होंगे आपके दांत होंगे। दांतों के अलावा क्या होगी आपकी जीभ। दांत होंगे, जीभ होगी, और ये क्या होंगी आपके, तो लार ग्रंथियां होंगी। लार ग्रंथियां होंगी। तो ये होंगे आपके, एक तो लार ग्रंथि होंगी, एक जीभ होगी, और एक क्या होंगे आपके दांत होंगे। तो ये संरचनाएं पाई जाती हैं किसमें, मुखवा में। ये मुखवा में पाई जाने वाली संरचनाएं, दांत, जीभ और लार ग्रंथियां। अब ये जो मुखवा में ये संरचनाएं पाई जाती हैं, फिर हम लोग देखते हैं इन दोनों को। एक तो दांत को हम लोग पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में, एक जीभ को पढ़ चुके हैं। अब साथियों इसी में आगे हम लोग देखते हैं, और आगे देखते हैं लार ग्रंथियों को। किसको देखते हैं, लार ग्रंथि। अब देखो लार ग्रंथि को यदि देखा जाए, तो ये जो लार ग्रंथि है, इस लार ग्रंथि में यदि हम लोग देखें कि जो लार ग्रंथि हैं, इन लार ग्रंथियों से कैसे क्वेश्चन बनेंगे, क्या है ये, उन सभी बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं साथियों। इन पर लार ग्रंथि के सभी बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो लार ग्रंथि है, लार ग्रंथि, इस लार ग्रंथि के हम सभी बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। अब देखो लार ग्रंथि के सभी बिंदुओं पर जो हम लोग चर्चा करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि जो लार ग्रंथि है, ये लार ग्रंथि कहाँ पाई जाती है। तो आपके आंसर क्या हो जाएगा, मुखवा में। मुखवा में स्थित होती है क्या, लार ग्रंथि। तो यदि आपसे कहा जाए कि लार ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, तो आंसर क्या हो जाएगा, मुखवा में पाई जाती है। कौन, लार ग्रंथि हैं जो। ये लार ग्रंथि किस प्रकार की ग्रंथि हैं, तो ये लार ग्रंथि वयस्त्रावी ग्रंथि हैं। वयस्त्रावी ग्रंथि का उदाहरण है लार ग्रंथि है जो। तो लार ग्रंथि वयस्त्रावी ग्रंथि का उदाहरण है साथियों। ग्रंथियां तीन प्रकार की होती हैं। ग्रंथि कहते किसे हैं, तो कोशिकाओं का वह समूह जो तरल पदार्थ स्रावित करे। कोशिकाओं का वह समूह जो क्या करे, तरल पदार्थ स्रावित करे, उसको क्या कहा जाएगा साथियों, ग्रंथि कहा जाएगा। अब ग्रंथि कितने प्रकार की होती हैं, तो तीन प्रकार की, बहिस्रावी, अंतःस्रावी और मिश्रित। ग्रंथि वाला टॉपिक हम अलग से पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे तीन प्रकार की ग्रंथि पाई जाती हैं। एक तो होती है बहिस्रावी, एक होती है अंतःस्रावी, एक होती है मिश्रित ग्रंथि। ये कौन सी होती है मेरे साथियों, मिश्रित ग्रंथि होती है। तो यदि आपसे पूछा जाए लार ग्रंथि किस प्रकार की ग्रंथियों का उदाहरण है, तो लार ग्रंथि किस प्रकार की ग्रंथियों का उदाहरण है, तो आंसर क्या हो जाएगा साथियों, बहिस्रावी प्रकार की। कैसी ग्रंथियों का उदाहरण है, बहिस्रावी प्रकार की ग्रंथियों का उदाहरण है। यदि आपसे पूछा जाए किस प्रकार की ग्रंथियों का उदाहरण है, तो बहिस्रावी प्रकार की ग्रंथियों का उदाहरण है। अब ये जो लार ग्रंथि हैं, इस लार ग्रंथि के द्वारा एक तरल पदार्थ स्रावित किया जाता है। तो लार ग्रंथि द्वारा जिस पदार्थ का स्राव किया जाता है, स्रावित जो पदार्थ है लार ग्रंथि द्वारा, उसको क्या कहा जाता है, तो लार ग्रंथि द्वारा जो पदार्थ स्रावित होता है उसको लार रस कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों, लार रस। लार रस, रस किसको कहते हैं, एंजाइम को, तो लार रस कहा जाता है। तो यदि आपसे कहा जाए कि लार ग्रंथि द्वारा स्रावित पदार्थ को क्या कहा जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा साथियों, आपके आंसर हो जाएगा, क्या कहा जाता है, लार रस कहा जाता है। लार रस की पीएच यदि आप लोग देखोगे कि लार रस की पीएच कितनी होती है, तो 6.8 से 6.9 के मध्य होती है।
तो लार रस की पीएच कितनी होगी? 6.8 से 6.9 के मध्य पीएच होगी किसकी? लार की। लार की पीएच कितनी? 6.8 से 6.9 के मध्य होगी। एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति है, एक स्वस्थ स्वस्थ वयस्क व्यक्ति, स्वस्थ वयस्क व्यक्ति, वयस्क व्यक्ति प्रतिदिन प्रतिदिन कितनी लार का स्त्राव करता है? प्रतिदिन लार स्त्रावित करता है। तो कितनी लार स्त्रावित करता है एक स्वस्थ व्यक्ति प्रतिदिन? तो आपको ध्यान रखना है, एक स्वस्थ व्यक्ति प्रतिदिन कितनी लार स्त्रावित करता है। तो एक स्वस्थ व्यक्ति प्रतिदिन कितनी लार स्त्रावित करेगा? तो एक स्वस्थ व्यक्ति प्रतिदिन कितनी लार स्त्रावित करता है? तो साथियों आपको ध्यान रखना है कि एक स्वस्थ व्यक्ति प्रतिदिन कितनी लार स्त्रावित करता है। तो एक स्वस्थ व्यक्ति प्रतिदिन 1 से लेकर कितनी? 1.5 लीटर, 1 से 1.5 लीटर पर डे स्त्रावित करता है। मतलब एक दिन में लगभग 1 से 1.5 लीटर लार का क्या करता है? स्त्राव करता है। तो एक स्वस्थ व्यक्ति कितनी लार स्त्रावित करता है? 1 से 1.5 लीटर लार स्त्रावित करता है। लार की पीएच कितनी होती है? तो 6.8 से 6.9 के मध्य होती है। अब ये जो लार है, कि आपकी जो लार रस है, इस लार रस में आप लोग देखोगे तो इस लार रस में कौन कौन सी चीजें होंगी? तो एक तो इसमें पाया जाता है जल। लार रस के अंदर लगभग कितने परसेंट जल होगा? तो 99% तो लार रस में क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। तो लार रस में जल कितना होता है? 99% होता है। इसके अलावा इसमें क्या होते हैं? आयन। तो आयन भी पाए जाते हैं। तो 99% जल होगा, इसमें आयन होंगे। इसके अलावा और क्या पाया जाएगा? तो इसमें और पाए जाएंगे आपके पाचक एंजाइम, क्या आप लोग कह सकते हो एंजाइम पाए जाएंगे। तो और इसमें क्या पाया जाएगा? एंजाइम पाए जाते हैं, एंजाइम। तो लार रस में और क्या पाया जाएगा आपके? तो एंजाइम पाए जाएंगे। तो एक तो एंजाइम पाया जाएगा, आयन होंगे, और 99% क्या होता है? जल होता है। ये सब चीजें किसमें पाई जाती हैं? तो ये सब चीजें किसमें पाई जाती हैं साथियों? तो ये सब चीजें किसमें पाई जाती हैं? लार रस में पाई जाती हैं। तो यदि आपसे पूछा जाए कि लार रस में कितना परसेंट जल है, तो 99%। कुछ आयन है, और इसके अलावा क्या है? एंजाइम पाए जाते हैं किसके अंदर? लार रस के अंदर पाए जाते हैं आपके, लार रस के अंदर पाए जाते हैं एंजाइम। फिर उसके बाद में बात आती है साथियों कि जो पाचन है, पाचन का जो प्रथम चरण है, पाचन का प्रथम चरण, पाचन का जो पहला चरण है, पाचन के पहले चरण को क्या कहा जाता है? चबाना। पाचन का जो पहला चरण है, इस पाचन के पहले चरण को आप लोग क्या कह रहे हो? चबाना। इस पाचन के पहले चरण, तो चबाने की क्रिया है, इसमें सहायक कौन है? लार। तो लार के सहयोग से, लार एक सहायक की भूमिका निभाती है इसमें चबाने की प्रक्रिया में। तो पाचन का प्रथम चरण कौन सा है? तो आपके आंसर क्या हो जाएगा? पाचन का पहला चरण कौन सा होता है? चबाना। और चबाने की क्रिया में लार कैसी भूमिका निभाती है? तो सहायक की भूमिका निभाती है पाचन में। तो पाचन के प्रथम चरण को किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? चबाने के नाम से जाना जाता है पाचन के पहले चरण को। पाचन के पहले चरण को चबाने के नाम से जाना जाता है। अब ये जो लार है, यदि आप लोग देखोगे कि जो लार रस है, लार रस, इस लार रस में यदि हम लोग देखें तो इस लार रस में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? तो इस लार रस के अंदर एक तो होता है आपके टॉयलिन, टॉलिन होता है, क्या इसी को हम लोग कहते हैं क्या? एमालेज, या एमाइलेज कहते हैं। एक तो टॉलिन होता है, और एक क्या होता है आपके? लाइसोजाइम होता है। तो एक तो टॉलिन होगा, और एक कौन सा होगा? लाइसोजाइम होगा। तो एक तो लाइसोजाइम होगा, और एक कौन सा होगा? आपके टॉलिन होगा। तो ये लार रस में पाए जाते हैं। तो लार रस में कौन कौन से पाए जाते हैं? तो लार रस में एक तो टॉलिन होता है, और एक कौन सा होता है? लाइसोजाइम होता है। ये दोनों, लाइसोजाइम और टॉलिन, लाइसोजाइम और टॉलिन दोनों की दोनों ही किस में पाए जाते हैं? लार रस में पाए जाते हैं। तो यदि आपसे कहा जाए कि लार रस में कौन से होते हैं,
तो टॉलिन या एमालेज होता है, एक कौन सा होता है आपके लाइसोजाइम होता है। अब ये जो है भोजन जैसे ही आप लोग करोगे तो मुखगुहा में जाएगा। अब मुखगुहा में पहुंचते ही भोजन भोजन जैसे ही आप करते हो तो वो कहाँ जाता है, मुखगुहा में जाता है। अब मुखगुहा में जब पहुंचते हुए भोजन या आप कोई भी चीज डालते हो मुखगुहा में, जैसे आप गुटखा खा रहे हो यानी कोई चीज खा रहे हो तुरंत ही डालते हो तो एक्टिवनेस आती है और लार स्त्रावित होने लग जाती है। इसलिए गुटखा वगैरह जो खाते हैं ना इस जगह जोंटों पर कठोरता आ जाती है, उनका मुख ज्यादा नहीं खुल पाता है। जो सामान्य स्वास्थ्य की कंडीशन वो ये है कि यदि कोई व्यक्ति है पूर्णतः स्वस्थ है, इसका आकलन किससे किया जा सकता है, तो एक प्राइमरी तरीका है इसका। यदि आपके मुख के अंदर ही चारों उंगली चली जाती है ऐसे खुद की हुई चारों, इतना खुल जाता है इसका मतलब आप स्वस्थ हो, मतलब आपकी जॉइंट ये सारी चीजें ठीक ठाक कार्य कर रही हैं। गुटखा खाने वाले लोगों की तो कंडीशन ये हो जाती है कि पूरे दिन रगड़ वो चबाते रहते हैं जिससे कठोरता आ जाती है इन जॉइंटों पर, खुलता ही नहीं है मुख प्रॉपर रूप से आपके, और ऐसे करते हैं खुलता ही नहीं है प्रॉपर रूप से, इसलिए ऐसी चीजों को नहीं खाना चाहिए आपके। तो ये जो लार है, लार रस में टॉलिन होगा और लाइसोजाइम होगा। अब जैसे ही आप भोजन करते हो तो मैंने आपको बताया था जब कार्बोहाइड्रेट आप लोगों ने पढ़ा था, जो नहीं पढ़ा है उस क्लास को देखें। आपके कार्बोहाइड्रेट में बताया था कि पादपों में अतिरिक्त भोजन किसके रूप में एकत्रित रहेगा, स्टार्च के रूप में। अब उस स्टार्च या माड़ को हम लोग खा रहे हैं, तो जैसे ही आपने स्टार्च या माड़ खाया मुखगुहा में पहुंचा तो ये जो स्टार्च है आप लोग कह सकते हो जो स्टार्च है या जिसको आप लोग माड़ कह रहे हो, माड़ कह रहे हो या क्या कह रहे हो, स्टार्च माड़, ये इससे स्टार्च का पाचन हो जाता है। वो स्टार्च का जो पाचन कौन करता है, टॉयलिन करता है। या एमालेज कह रहे हो आप लोग, जो एमालेज या टॉलिन है तो आप लोग क्या कहते हो, एमालेज कहते हो या टोलिन है। वो स्टार्च का पाचन करता है, स्टार्च को किस में तोड़ देता है, तो स्टार्च को किस में तोड़ देता है, माल्टोज में। ये स्टार्च को किस में तोड़ता है, माल्टोज में तोड़ता है। आगे चलकर माल्टेज एंजाइम, आगे चलकर माल्टेज एंजाइम माल्टोज को ग्लूकोज की इकाइयों में तोड़ता है, ग्लूकोज से ऊर्जा मिलती है फिर। तो इसका मतलब जो सबसे पहले जो पाचन हुआ है वो किसका हो रहा है, स्टार्च का। मुखगुहा में जो पाचन स्टार्ट हुआ है, क्योंकि ये प्रक्रिया कहाँ चल रही है, मुखगुहा में। इसका मतलब पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है, पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, मुखगुहा से प्रारंभ होता है जो पाचन है वो। अब मुखगुहा से जो पाचन प्रारंभ हो रहा है, पाचन कहाँ से प्रारंभ हो रहा है, मुखगुहा से ही पाचन प्रारंभ हो जाता है। मुखगुहा से पाचन प्रारंभ हो जाता है तो पाचन सबसे पहले किसका होता है, तो स्टार्च या माड़ का हो रहा है। सबसे पहले जो पाचन हो रहा है वो किसका हो रहा है, स्टार्च या माड़ का हो रहा है। तो ये तो पाचन का, ये जो लाइसोजाइम आप लोग देख रहे हो, ये लाइसोजाइम क्या करता है, भोजन के साथ मुखगुहा में आए हुए जो जीवाणु है उनको नष्ट करने का कार्य करता है, या भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य। भोजन के साथ, भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट करता है। तो भोजन के साथ जो जीवाणु आए हुए हैं उनको क्या करता है, ये नष्ट करता है। कौन, लाइसोजाइम। तो लाइसोजाइम क्या काम करेगा कि भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट करेगा। तो लाइसोजाइम भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य कौन करेगा, तो लाइसोजाइम करेगा। स्टार्च टोलिन को तोड़ेगा, किसमें, माल्टोज में। स्टार्च है जो टोलिन को किसमें तोड़ देता है, माल्टोज में तोड़ देता है। तो ये स्थिति रहती है आपकी, इसमें जो एंजाइम पाए जाते हैं लार रस में वो इस तरह से पाचन करते हैं। तो आप लोग कह सकते हो कि सबसे पहले यदि आपसे पूछा जाए कि पाचन की प्रक्रिया, यदि आपसे कहा जाए कि जो पाचन की प्रक्रिया है, ये पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है, या आहारनाल के किस अंग से पाचन प्रारंभ होता है, पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है, या आहारनाल के किस अंग से पाचन प्रारंभ होता है, तो आहारनाल के किस अंग से पाचन प्रारंभ होगा, तो कहां से हो जाएगा, ये पाचन प्रारंभ कहां से होता है, मुखगुहा से। आहारनाल की जो पाचन की प्रक्रिया है वो आहारनाल के किस भाग से प्रारंभ होती है,
तो आंडाल के किस भाग से प्रारंभ होती है? तो आंसर हो जाएगा मुखद्वार से प्रारंभ होती है। इसके अलावा यदि आपसे कहा जाए कि जो पाचन है, सबसे पहले पाचन किस भोज्य पदार्थ का होगा? सबसे पहले पाचन, सबसे पहले पाचन, तो सबसे पहले पाचन किस भोज्य पदार्थ का हो रहा है? तो सबसे पहले पाचन हो रहा है स्टार्च का। सबसे पहले जो पाचन हो रहा है वो किसका हो रहा है? स्टार्च का। तो सबसे पहले पाचन किस भोज्य पदार्थ का होगा? तो सबसे पहले पाचन किस भोज्य पदार्थ का होगा? स्टार्च का। वो स्टार्च का जो पाचन है वो कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? तो स्टार्च का पाचन मुखद्वार से ही प्रारंभ हो जाता है। पाचन की प्रक्रिया प्रारंभ कहाँ से हो रही है? मुखद्वार से ही पाचन की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है साथियों। तो ये जो मुखद्वार से पाचन की जो प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है आपके, मुखद्वार से ही प्रारंभ हो रही है। तो सबसे पहले जो पाचन है वो पाचन किसका होगा? स्टार्च का होगा, जिसका कहाँ होने लग जाएगा? मुखद्वार में ही होने लग जाएगा। मैंने अभी आपको बताया था कि ये मुखद्वार में ही, कि जो स्टार्च है वो टॉलिन के सहयोग से किस में टूट जाता है? माल्टोज में टूट जाता है साथियों। तो सबसे पहले पाचन। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए सबसे पहले ऊर्जा, सबसे पहले ऊर्जा, सबसे पहले ऊर्जा किस भोज्य पदार्थ से मिलेगी? तो आंसर क्या हो जाएगा? ग्लूकोज। स्टार्च, ग्लूकोज, ये सब क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। ये सभी क्या है? कार्बोहाइड्रेट हैं। तो सबसे पहले ऊर्जा हमें किससे मिलेगी? तो ग्लूकोज से। सबसे पहले पाचन किसका होगा? स्टार्च का। पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो मुखद्वार से। पाचन का पहला चरण कौन सा है? चबाना। पाचन का जो पहला चरण है, यदि आपसे कहा जाए पाचन का प्रथम चरण, पाचन का प्रथम चरण, तो पाचन का पहला चरण है वो कहाँ से प्रारंभ होता है? तो पहला चरण कहाँ चलता है? मुखद्वार में चलता है। वो पहला चरण क्या है? चबाना। तो पाचन का पहला चरण चबाना है। ये चबाने की क्रिया कहाँ हो रही है? तो ये चबाने की क्रिया कहाँ हो रही है? आपके मुखद्वार में हो रही है। तो मुखद्वार में चबाने की क्रिया होती है, चबाने की क्रिया होती है। अब मुखद्वार में दांतों से भोजन को पीस दिया, लार में मिक्स कर दिया जीभ के सहयोग से। तो इस प्रकार से जो मुखद्वार में जो लुगदी बनती है, अब मुखद्वार में भोजन की बनी लुगदी, मुखद्वार में भोजन की बनी लुगदी, तो मुखद्वार में जो भोजन की लुगदी बन जाती है, मुखद्वार में चबाएंगे भोजन को, लार मिक्स हो जाएगी तो ये लुगदी बन जाएगी। और मुखद्वार में जो लुगदी बनती है उस लुगदी को क्या कहा जाता है? तो बोलस कहा जाता है। मुखद्वार में जो लुगदी बन जाती है, तो मुखद्वार में भोजन की जो बनी लुगदी है, मुखद्वार में भोजन की लुगदी बन जाती है, उस लुगदी को क्या कहते हैं? तो हमारे सीधा आंसर होगा मुखद्वार में जो भोजन की लुगदी बनती है उस लुगदी को किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर क्या होगा? बोलस के नाम से जाना जाता है। जो लुगदी बनेगी उस लुगदी को क्या कहेंगे हम लोग? बोलस कहेंगे। पाचन का पहला चरण चबाना है जो मुखद्वार में होता है। सबसे पहले ऊर्जा ग्लूकोज देता है। सबसे पहले पाचन स्टार्च का होता है मुखद्वार से। पाचन की प्रक्रिया प्रारंभ मुखद्वार में होगी। पाचन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी वो कहाँ पर होगी? मुखद्वार में होगी। तो इस तरह की चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है जो सीधी सीधी पूछी जा सकती हैं आप लोगों से। सीधी सीधे इसी तरह से लाइनों के ऊपर क्वेश्चन मिल सकते हैं आप लोगों के लेवल पर। इसके बाद यदि हम लोग देखें कि जो लार ग्रंथि हैं, लार ग्रंथि देखें हम लोग कि जो लार ग्रंथि हैं, लार ग्रंथियां, यदि देखा जाए लार ग्रंथियां कितने टाइप की होती हैं, ऐसे देखा जाए तो लार ग्रंथि कितने टाइप की होती हैं? यदि आपसे टाइप पूछ लिया जाए कि जो लार ग्रंथि हैं, तो लार ग्रंथि कुल कितने टाइप की हैं? तो 3 टाइप की होती हैं लार ग्रंथियां। लार ग्रंथि कितने प्रकार की होती हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? लार ग्रंथि कितने प्रकार की होती हैं आपके? तो लार ग्रंथि 3 प्रकार की होती हैं। अब लार ग्रंथि जो 3 प्रकार की होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? यदि ऐसे आपसे पूछ लिया जाए कि जो लार ग्रंथि हैं वो कौन कौन सी होती हैं 3 टाइप की, तो लार ग्रंथियों में आप लोग देखोगे तो एक तो होती है, लार ग्रंथियों में कौन सी होती है? तो एक तो होती है पैरोटिट, कर्णमूल, या आप लोग क्या कहते हो? पैरोटिट, कर्णमूल या पैरोटिट लार ग्रंथि।
एक तो कर्णमूल या पेरोटिड लार ग्रंथि होगी, एक तो कर्णमूल या पेरोटिड लार ग्रंथि हो गई। इसके अलावा एक ग्रंथि होती है आपकी कौन सी, अधो अनु। अधो अनु या इसी को कहते हैं सब मैक्सिलरी। इसी को क्या कहा जाता है, अधो अनु कहते हैं। वो अधो अनु या सब मैक्सिलरी कहा जाता है। अधो अनु या क्या कहते हैं हम लोग, सब मैक्सिलरी कहा जाता है। तो आप लोग कह सकते हो कि एक तो होती है कर्णमूल, एक तो कौन सी होगी, कर्णमूल। एक हो गई आपकी कौन सी, अधो अनु, कर्णमूल। एक तो कर्णमूल या पेरोटिट हो गई, एक हो गई आपकी क्या, अधो अनु। अधो अनु या इसको कहते हैं सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर। सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर। एक तो अधो अनु या सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर, तो एक होती है अधो जिह्वा। कौन सी होती है आपके, अधो जिह्वा होती है। अधो अधो जिह्वा है, कौन सी होती है, अधो जिह्वा। इस अधो जिह्वा की आप लोग बात करोगे तो जो अधो जिह्वा होगी वो अधो जिह्वा, अधो जिह्वा या इसको कहते हैं हम लोग अधो जो जिह्वा कहते हैं, क्या कहते हैं, अधो जिह्वा या सब लिंगुअल। क्या बोला जाता है, सब सब लिंगुअल बोला जाता है। अधो जिह्वा या सब लिंगुअल, लिंगुअल बोला जाता है। तो जो लार ग्रंथि है वो तीन प्रकार की, कर्णमूल या पेरोटिड, अधो अनु या सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर, अधो जिह्वा या सब लिंगुअल बोला जाता है आपकी। अब ये जो कर्णमूल या पेरोटिड ग्रंथि है, तो ये जो कर्णमूल या पेरोटिड ग्रंथि है तो सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है, तो कर्णमूल या पेरोटिड है। सबसे बड़ी लार ग्रंथि, सबसे बड़ी लार ग्रंथि है कर्णमूल या जो पेरोटिड है। कि लार का कुल कितना भाग स्त्रावित करती है, बातें आती है कि लार का कुल कितना भाग स्त्रावित कर रही है। सबसे बड़ी ग्रंथि है ये, तो लार का लगभग कितना परसेंट स्त्रावित करती है, तो लगभग 20% के करीब लार स्त्रावित करती है। कर्णमूल या पेरोटिड ग्रंथि है जो सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। ये कहाँ पाई जाती है, तो ये कान, इस कान के पास पाई जाती है। तो टॉन्सिल होते हैं उनके पास में पाई जाती है आपके, ये कान के पास में कर्णमूल है। तो सबसे बड़ी लार ग्रंथि है, लार लगभग 20% होती है। तो इसकी जो लार है, इसकी जो लार है वो पहला जो पाचन का पहला चरण है चबाना, उसमें सहायक है। तो इसकी लार पाचन के प्रथम चरण, पाचन के प्रथम चरण चबाने में सहायक है। पाचन का पहला चरण क्या है, चबाना, तो उसमें सहायक है आपकी कर्णमूल या पेरोटिड है। तो सबसे बड़ी लार ग्रंथि है, लार 20% होगी इसकी लार, पाचन के पहले चरण में, चरण चबाने में सहायक है। तो पहले चरण में सहायक है आपकी। अब अधो अनु की यदि हम लोग बात करें, अधो अनु या मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी, यदि इसकी हम लोग बात करें तो ये लार का लगभग कितना परसेंट स्त्रावित करती है, तो 65 से 70% लार स्त्रावित करती है। कुल जो लार है उसका 65 से 70% स्त्रावित करती है कौन सी, अधो अनु है जो। अब इसके अलावा जो अधो अनु है 65 से 70% लार स्त्रावित करती है। ये जो सबमैक्सिलरी ग्रंथि है या अधो अनु है, इसकी लार कर्णमूल या पेरोटिड ग्रंथि की तुलना में अधिक चिपचिपी होती है। तो इसकी लार पेरोटिड पेरोटिड ग्रंथि की तुलना में पेरोटिड, इसकी लार पेरोटिड ग्रंथि की तुलना में, ग्रंथि तुलना में अधिक चिपचिपी
होती है। एक चीज ये कि इसकी लार है जो पैरोटिड की तुलना में क्या होगी, अधिक चिपचिपी होगी। इसके अलावा यदि आपसे पूछा जाता है इसके अलावा और क्या है जो आप लोगों के लेवल पर काम आ सकता है आपके, तो इसकी लार अधिक चिपचिपी होगी। इसके अलावा इसकी जो है आपके लार ज्यादा चिपचिपी है, लगभग 65 से 70% लार है, तो ये पैरोटिड ग्रंथि की तुलना में ज्यादा चिपचिपी होगी। और इसकी लार से क्या है, सीरस प्लस वल्गम का निर्माण हो रहा है। सिरस और बलगम का निर्माण भी इसी के लार से हो रहा है, अधो अणु की लार से। फिर बात आती है किसकी, अधोजिह्वा सबलिंगुअल, तो ये सबसे छोटी लार ग्रंथि है, सबसे छोटी लार ग्रंथि है, सबसे छोटी लार ग्रंथि। तो ये सबसे छोटी लार ग्रंथि है। ये लगभग कितनी लार का स्त्राव करती है, तो 5% लार का स्त्राव करती है। कुल लार का लगभग 5% भाग स्त्रावित करती है, सबसे छोटी लार ग्रंथि है। ये लगभग 65 से 70% लार, तो सबसे ज्यादा लार स्त्रावित कौन करेगी, अधो अणु करेगी। अधो जो जिह्वा है वो केवल 5% ही करेगी, लगभग 20% कौन करती है, कर्णमूल या पैरोटिड ग्रंथि करती है आपकी। तो ये आपके लार ग्रंथि हैं, ये आपके लार ग्रंथि हैं जो आपके मुख गुहा में पाई जाती हैं। और ये इनके कार्य हैं आपके, अलग अलग क्या है इनके कार्य हैं साथियों। अब बात आती है कि जो कर्णमूल है, हमारे कर्णमूल ये कहाँ पाई जाती है, कान के पास पाई जाती है। यहाँ टॉन्सिल का सूजना इसी पर निर्भर है आपके। मामला क्या है देखें आप लोग, तो टॉन्सिल तो कर्णमूल है, या आप जिसको क्या कहते हैं, पैरोटिड। कर्णमूल या आप लोगों ने क्या कहा जिसको, पैरोटिड ग्रंथि। ये जो कर्णमूल है या पैरोटिड ग्रंथि है, इसमें पैरामिक्सो वायरस का संक्रमण हो जाता है। इसमें जब पैरा मिक्सो वायरस, पैरामिक्सो वायरस का संक्रमण, जब इसमें पैरामिक्सो वायरस का क्या हो जाए, संक्रमण हो जाए, इस ग्रंथि में जब पैरामिक्सो वायरस का क्या हो जाए, संक्रमण हो जाए, किसमें, पैरोटिड या कर्णमूल में। कर्णमूल या जो पैरोटिड ग्रंथि है, इस ग्रंथि में जब मिक्सो वायरस या पैरामिक्सो वायरस का जब संक्रमण हो जाता है, तो ये इस संक्रमण के कारण तो गलसुआ है, तो गलसुआ सूज जाता है। गलसुआ या आप लोग क्या कहते हो, टॉन्सिल बोलते हो जिनको, गलसुआ या टॉन्सिल, गलसुआ या टॉन्सिल में सूजन, सूजन आ जाती है। गलसुआ या टॉन्सिल में क्या आ जाएगी आपके, सूजन आ जाएगी गलसुआ या टॉन्सिल में। तो जब कर्णमूल या पैरोटिड ग्रंथि में मिक्सो वायरस, पैरामिक्सो वायरस का जब संक्रमण हो जाएगा वायरस का, तो इसी के कारण क्या है, गलसुआ या टॉन्सिल सूज जाते हैं। तो गलसुआ या टॉन्सिल का यदि आपसे पूछा जाए कि गलसुआ या टॉन्सिल किसके कारण सूजते हैं, तो गलसुआ या टॉन्सिल किसके कारण सूजते हैं, तो आपके आंसर क्या हो जाएगा, जो गलसुआ या टॉन्सिल किसके कारण सूज रहे हैं, तो गलसुआ या टॉन्सिल में जो सूजन आ रही है किसके कारण आती है, तो आपको ध्यान रखना है गलसुआ या टॉन्सिल में जो सूजन आ रही है वो किसके कारण आ रही है। तो गलसुआ या टॉन्सिल में जो सूजन आ रही है वो किसके कारण आ रही है, तो ये वायरस का संक्रमण हो गया है, उस वायरस के संक्रमण के कारण गलसुआ या टॉन्सिल सूज जाते हैं। तो ये आपके मुख गुहा को लेकर था। अब मुख गुहा में जब भोजन का पूर्णतः पाचन हो गया, लार मिल गई, तो आप लोग क्या बोल रहे थे, बोलस, क्या बोल रहे थे आप लोग, बोलस बोल रहे थे। उस प्रक्रिया को, उसको क्या बोल रहे थे आप, बोलस बोल रहे थे। देखो जब आपके क्या हुआ था, पूरा पाचन हो गया था, तो मुख गुहा में भोजन की जो लुगदी बन जाती है उसको आप लोग क्या बोल रहे हो, बोलस बोल रहे हो। उस पूरी की पूरी को क्या बोल रहे हैं आप लोग, बोलस बोल रहे हैं। अब इस बोलस को यदि देखा जाए कि जो बोलस है ये बोलस बन गया, अब ये बोलस आगे जाएगा, और आगे ये जो बोलस है वो आगे कहाँ जाएगा आपके,
तो ये जो मुग्वा है, मुग्वा के बाद में जो मुग्वा है, इस मुग्वा के बाद में एक नलिका नुमा संरचना है। तो ये नलिका आगे चलकर फिर दो भागों में बढ़ जाती है। तो ये जो नलिका नुमा संरचना है मुग्वा के बाद में, तो कहा जाता है ग्रसनी। ग्रसनी कहा जाता है। तो बोलस कहाँ जाएगा? फिर ग्रसनी में जाएगा। अगला जो चरण वो अंग आएगा आरनाल का, दूसरा अंग कौन सा है आपके? ग्रसनी है। तो आरनाल का दूसरा अंग कौन सा होगा आपकी? ग्रसनी होगी। तो अब बोलस या भोजन कहाँ पहुंच गया? ग्रसनी में। अब जब बोलस या भोजन ग्रसनी में पहुंचा, तो आपको ध्यान रखना है ग्रसनी की यदि लंबाई पूछी जाए तो ग्रसनी की लंबाई कितनी होती है? लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। ग्रसनी की जो लंबाई है, तो ग्रसनी की लंबाई लगभग कितनी है आपके? तो ग्रसनी की लंबाई लगभग कितनी है? तो आपके आंसर क्या हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर की लंबाई है। कि जो ग्रसनी है, इस ग्रसनी में भोजन का पाचन नहीं होता है। भोजन का पाचन नहीं होता है। तो इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है ग्रसनी वाले भाग में। और ये जो है पाचन तंत्र व शोषण तंत्र, पाचन तंत्र व शोषण तंत्र का वेनिष्ठ भाग है। यदि आपसे कहा जाए कि पाचन तंत्र और शोषण तंत्र का वेनिष्ठ भाग कौन सा है, तो ग्रसनी है साथियों। अब ये ग्रसनी दो भागों में बटेगी आगे चल करके। एपिग्लोटस पाया जाएगा, एक तो बढ़ जाएगी श्वास नली में, और एक आहार के लिए चली जाएगी क्या? ग्रास नली हो जाएगी। तो ये आपकी ग्रसनी का है। तो आपको ध्यान रखना है कि वेनिष्ठ है किसका? पाचन और शोषण तंत्र का। भोजन का पाचन नहीं होता है। लगभग 25 सेंटीमीटर की क्या पाई जाती है? लंबाई। ये वाला भाग है ग्रसनी वाला तो भाग। तो ये साथियों थी आपकी ग्रसनी को लेकर के। तो हम लोगों ने आज की क्लास में एक तो लार ग्रंथियों को लेकर पढ़ा, एक ग्रसनी को लेकर पढ़ा था मित्रों। ये आपके विधिवत रूप से क्लासें आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं, इसलिए आप लोग यूट्यूब पर लगातार देखते रहें। आप लोगों को बहुत शानदार कंटेंट मिलने वाला है। इसके साथ साथ ऐप पर भी आप लोगों के लिए क्लासें उपलब्ध हैं। जिन लोगों ने अब तक ऐप डाउनलोड नहीं किया है, वो प्ले स्टोर पर जाकर के दर्पण क्लासेज करौली के नाम से ऐप है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। वहां से सभी प्रकार के बैच आप देख सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हो उस बैच को वहां से परचेज आप लोग आसानी से कर सकते हो। अभी ऑफर चल रहा है उन बैचों पर रामनवमी के उपलक्ष्य में, इस 90 से 95%, इसलिए आप वहां से कोर्स बाय कर सकते हो, खरीद सकते हो, अपनी तैयारी को मजबूती दे सकते हो। बिल्कुल आपकी तैयारी में दर्पण क्लासेज एक मील का पत्थर साबित होगी, मैं आपसे वादे के साथ कह रहा हूं साथियों। इसलिए लगातार जुड़े रहिए दर्पण क्लासेज करौली के साथ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।